नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसपी लेसन्स पे। और आज का जो हमारा सेशन रहने वाले है वो हिस्ट्री का सेशन रहेगा। और आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से बलबन शासक बनता है। इसके लास्ट सेशन में हमने किया था इल्तुतमिश को कंप्लीट किया था और उसके साथ रजिया सुल्तान के बारे में देखा था। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो बेस्ड रहेगा बलबन पर, लेकिन बात करेंगे हम रजिया के बाद कौन कौन यहाँ पे शासक आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। आइए, कल हमने कंप्लीट कर लिया था रजिया सुल्तान को और कल हमने देखा था कि जो अगला शासक बनता है वो कौन बनता है। अगर उसकी बात की जाए तो बात करें हम 1240 की, 1240 से लेकर 1242 तक अगला जो शासक बनता है वो कौन बनेगा जी? वो बनेगा बहरम शाह। कौन बनता है? बहरम शाह अगला शासक बनता है 1240 से 1242। इसी के शासनकाल की अगर बात की जाए 1241 में भारत पर मंगोलों का क्या होता है? दूसरा अटैक। कब होता है? 1241 में। और उसके बाद हम बात करें 1242 से लेकर 1246 तक जो अगला शासक बनता है वो कौन बनता है? वो बनता है नसरुद्दीन मोहम्मद मसूद शाह। कौन बनता है? नसरुद्दीन मसूद शाह क्या बनता है? अगला शासक बनता है। अब मसूद शाह शासक बन गया और बात की जाए मसूद शाह के बाद अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है? वो बनता है महमूद शाह। कौन बनता है? महमूद शाह कब बनता है? 1240 से लेकर 1265 तक। कौन शासक बनता है अब? महमूद शाह। तो महमूद शासक बना, लेकिन अब इतने जल्दी ये सारे के सारे शासक कैसे निपट जाते हैं, कैसे इनका खात्मा होता है? बात करें हम बहरम शाह शासक बना, किसकी कूटनीतियों के तहत बहरम शाह शासक बना है? तो वो कौन है? वो है बलबन। कौन है? बलबन है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें रजिया के टाइम पे बलबन को अमीर याकुर के पद से उतार दिया था। इसकी जगह बलबन की जगह अमीर याकुर का जो अधिकारी बना, जो अध्यक्ष बना, वो कौन बना था? याकूत खां बना था। तो यहां पे बलबन ने विचार किया कि जो इल्तुतमिश के वंशज हैं वो क्या कर रहे हैं, तेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं, वो तेरे पे विश्वास नहीं करते। और बलबन ने विचार किया कि अब मैं ही क्या बनूंगा? अगला सुल्तान बनूंगा। लेकिन बात करें यहां पे ये अभी अगला सुल्तान क्यों नहीं बनता? क्योंकि इल्तुतमिश का वफादार है कौन? बलबन। और इल्तुतमिश ने एक यहां पे पद चलाया था, कौन सा? वंशवाद का। वंशवाद किसने चलाया था? बलबन ने चलाया था। अब वंशवाद इल्तुतमिश ने चलाया था कि राजा का पुत्र ही क्या बनेगा? राजा बनेगा। और बलबन इस परंपरा को खत्म नहीं करना चाहता था, इस परंपरा को तोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए बलबन ने विचार किया मैं वंशवाद को नहीं समाप्त करूंगा लेकिन वंश को ही समाप्त कर दूंगा। यहां पे बात की जाती है किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। और सबसे पहले वंश जो खत्म करने की शुरुआत की जाती है वो किससे की जाती है? रजिया सुल्तान ने की जाती है। रजिया सुल्तान की हत्या करवाने के पीछे भी हाथ किसका है? बलबन का ही है। और अब बात करें जो बहराम शाह है इसकी हत्या कौन करता है? मसूद शाह हत्या करता है। क्यों? क्योंकि बलबन बहराम शाह के खिलाफ मसूद शाह को भड़काता है और मसूद शाह हत्या कर देता है किसकी? बहराम शाह की। ऐसा ही यहां पे होता है, मसूद शाह के खिलाफ भड़काता है किसको? महमूद शाह को। और महमूद शाह हत्या कर देता है किसकी?
मसूद शाह की। अब यहां पे इसकी हत्या कर देता है और अब अगला शासक बनता है कौन? महमूद शाह। और इसको सारी योजना का पता चल जाता है किसकी? बलबन का। और बलबन को ये अपने पास बुलाता है और बलबन को क्या करता है? ये अपना मुख्य वजीर नियुक्त करता है। क्या करता है? अपना मुख्य वजीर नियुक्त करता है। कौन? बलबन। किस सॉरी महमूद शाह किसे करता है? बलबन को करता है। और बलबन को ये उपाधि देता है किसकी? उप सुल्तान की। किसकी उपाधि देता है जी? उप सुल्तान की ये उपाधि देता है। तो अपना मुख्य वजीर नियुक्त किया और उप सुल्तान की उपाधि दी किसको? महमूद शाह ने। किसको दी? बलबन को। अब बलबन महमूद शाह की हत्या नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बलबन को डर है अगर अब तूने कुछ किया तो हो सकता है दिल्ली की जनता क्या कर दे? तेरा विद्रोह कर दे। किसके डर में ये काम कुछ नहीं कर रहा? दिल्ली की जनता के डर से। तो दिल्ली की जनता के डर से अब ये क्या है? विद्रोह नहीं कर रहा है। किसका? महमूद शाह का। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद की अगर हम बात करें तो बलबन की क्या है? एक पुत्री है। कौन है? बलबन की एक पुत्री है। और बात की जाए महमूद शाह की, जो महमूद शाह था वो क्या करता है? बलबन की पुत्री से प्रेम करता है। क्या करता है जी? प्रेम करने स्टार्ट कर देता है। और जब इस बात का पता चलता है किसको? बलबन को, तो बलबन क्या करता है? अपनी पुत्री की शादी करवा देता है। किसके साथ? महमूद शाह के साथ। तो महमूद शाह के साथ शादी करवा दी जाती है बलबन की पुत्री की। और ये पुत्री क्या करती है? 1265 के अंदर, कब की बात करें हम? 1265 की बात कर रहे हैं। 1265 में बलबन की पुत्री महमूद शाह को क्या कर देती है? जहर दे देती है जी। क्या करती है? जहर दे देती है। और जहर के कारण क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? महमूद शाह की। और अब दिल्ली सल्तनत का जो अगला शासक होगा वो कौन बनेगा? वो बनेगा बलबन। तो अब बलबन शासक बनेगा दिल्ली सल्तनत का। कब? 1265 में। और ये कब तक अपना शासन चलाएगा? 1287 तक। कब शासक बना? 1265 में। और कब तक अपना शासन चलाएगा? 1287 तक अपना शासन चलाएगा। शासक बनते ही सबसे पहले ये क्या करता है? तुर्कान ए चहलगामी का अंत करता है जी। क्या करता है? तुर्कान ए चहलगामी। इसी को क्या बोलते हैं? तुर्कान ए चहलगामी बोला जाता है। तो तुर्कान ए चहलगामी का क्या करता है? अंत करता है। कौन? बलबन। क्यों? क्योंकि तुर्कान ए चहलगामी की पावर इतनी ज्यादा हो चुकी है कि ये तुर्कान ए चहलगामी जिसको चाहे अब सुल्तान बना सकते हैं और जिसको चाहे गद्दी से उतार सकते हैं। इसलिए बलबन तुर्कान ए चहलगामी का क्या कर देता है? अंत कर देता है। उसके बाद जो बलबन कार्य करता है उनकी तरफ अगर हम ध्यान दें तो अब जो इल्तुतमिश के बाद और रजिया के बाद जो भी शासक आए सारे के सारे क्या हैं? अयोग्य हैं जी। अब सारे के सारे अयोग्य हैं। तो अब सुल्तान के प्रति जो दिल्ली की जनता का रवैया है वो बदल चुका है। दिल्ली की जनता अब यहाँ सुल्तान की इज्जत नहीं करती, इनको इज्जत नहीं देती। तो दिल्ली की जनता में अपनी इज्जत बनाने के लिए बलबन यहाँ पे क्या करता है? सिजदा और पोबास दो प्रथाएं चलाता है। कौन कौन सी? सिजदा और पोबास। कौन सी प्रथा है जी? सिजदा और पोबास नामक दो प्रथाएं चलाता है। सिजदा का मतलब क्या है? सिर झुकाकर प्रणाम करना। क्या करना?
सिर झुकाकर प्रणाम करना। और उपवास का मतलब क्या है? पेट के बल आना और सुल्तान के पांव का अंगूठा चूमना। तो दो प्रथाएं चलाई, पेट के बल आना और सुल्तान के पांव का अंगूठा चूमना, और सिर झुकाकर दरवाजे पर ही क्या करना? प्रणाम करना। अब यहां पे बात करें, जो बलबन था इसने रास्तों में क्या दैवीय सिद्धांत अपनाए। इसने कहा कि जो सुल्तान होता है वो धरती पर किसका प्रतिनिधित्व करता है? ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसने अपने आप को एक उपाधि भी दी, कौन सी? जिल्ले इलाही। कौन सी उपाधि देता है? जिल्ले इलाही नामक उपाधि देता है। इसका मतलब क्या होता है? ईश्वर की छाया। क्या मतलब होता है? ईश्वर की छाया या ईश्वर का प्रतिबिंब। उसके बाद इसने क्या किया? बलबन की अगर बात की जाए, इसने एक नौ त्योहार चलाया था। कौन सा त्योहार चलाया? फारसी त्योहार था, जिसका नाम क्या था? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। फारसी त्योहार नौरोज उत्सव। कौन सा चलाता है? नौरोज उत्सव। यहाँ पे एक त्योहार चलाता है। कौन सा? नौरोज उत्सव कौन शुरू करता है? फारसी त्योहार बलबन करता है। और इस नौरोज उत्सव का जो अंत करता है, अंत की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए? अंत की अगर बात की जाए तो इसका अंत कौन करता है जी? इसका अंत करता है औरंगजेब। कौन अंत करता है इसका? इसका जो अंत करता है वो औरंगजेब करता है। किसका? फारसी त्योहार नौरोज उत्सव का। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद बलबन यहां पे और क्या करता है? एक विभाग भी बनाता है। विभाग कौन सा है? एक बार फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको रफ करते हैं। विभाग की अगर बात की जाए तो विभाग कौन सा बनाता है? दीवान ए विराजत। कौन सा विभाग है? दीवान ए दीवान ए विराजत विभाग बनाता है। जो विभाग किसका है अगर ये बात की जाए तो ये विभाग है जी सेना का और वित्त का। कौन सा? सेना का और वित्त का विभाग बनाता है। कौन सा? दीवान ए विराजत। उसके बाद फिर हम बात करें तो एक विभाग फिर से बनाता है दीवान ए अर्ज। कौन सा विभाग है? दीवान ए अर्ज नामक एक विभाग बनाता है, जो सिर्फ और सिर्फ किसका विभाग है? ये है जी सेना का विभाग। उसके बाद ये क्या करता है? लोहे रक्त नीति अपनाता है। क्या करता है? लोह रक्त नीति अपनाता है। तो दीवाने विराजत एक विभाग बनाया जो किसका था? सेना का और वित्त का। दीवाने अर्ज नामक विभाग बनाया जो किसका? सिर्फ सेना का। लोह रक्त नीति अपनाता है। कौन सी?
लोह रक्त नीति ये अपनाता है। उसके बाद हम आगे बढ़े और इसकी अगर हम बात करें बलबन की, तो बलबन के दो पुत्र थे। कौन थे? बलबन के दो पुत्र थे जी। कितने पुत्र हैं? दो पुत्र हैं। नाम क्या है? एक का तो है महमूद और दूसरे का नाम क्या है? बुगरा खां। दो पुत्र हैं महमूद और बुगरा खां। अब अगर इन दोनों की बात की जाए तो एक टाइम था कौन सा? 1270 से लेकर 1285 तक का। इस टाइम पीरियड में क्या होते हैं? मंगोल आक्रमण करते हैं जी। कौन आक्रमण करते हैं? मंगोल। मंगोलों ने आक्रमण किया कब से कब तक? 1270 से लेकर 1285 तक। जैसे ही ये आक्रमण करते हैं, इनका दमन करने के लिए महमूद और बुगरा खां मैदान में जाते हैं, लेकिन बुगरा खां वहां से डर के मारे भाग जाता है और महमूद की क्या हो जाती है? इसमें मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद 1285 के अंदर बलबन महमूद को क्या कर देता है? शहीद घोषित कर देता है जी। किसको करता है? बलबन 1285 में शहीद घोषित कर देता है। किसको? महमूद को। और अब अगर बात की जाए तो बलबन अपने जवान पुत्र की मौत के कारण क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है, परेशान रहने लग जाता है। और इसका जो फायदा उठाता है वो कौन उठाता है? अगर उसकी बात की जाए तो वो उठाता है जी बंगाल का सूबेदार। कौन है? तुगरील खां। बंगाल का सूबेदार कौन है? तुगरील खां है। ये यहां पर क्या करता है? ये सूबेदार विद्रोह कर देता है। किसका? बलबन का। और बलबन इसके विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजता है? अमीर खां को भेजता है जी। किसको भेजता है? अमीर खां को भेजता है। अमीर खां को भेजा गया किसका विद्रोह के किसका दमन करने के लिए? तुगरील खां का। लेकिन तुगरील खां पराजित होकर वापिस कहां पे आ जाता है जी? वापिस दिल्ली के अंदर ये आ जाता है। वापिस दिल्ली क्या हो जाता है? लौट जाता है। अब वापिस दिल्ली आने के बाद जो बलबन है वो क्या करता है? अमीर खां को फांसी दे देता है। क्या करता है? अमीर खां को फांसी दे देता है कि मुझे हारने वाले व्यक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर बलबन स्वयं जाता है और तुगरील खां का क्या करता है जी? बलबन स्वयं दमन करता है। यहां पे बलबन ने इसका दमन किया। दूसरी तरफ बात करें हम किसकी? मेवातियों की। किसकी बात करें हम? मेवातियों का दमन करता है। कौन करता है मेवातियों का दमन? बलबन करता है। और लगभग 1200 मेवातियों की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। कहां पर? मेवात के अंदर। हुआ क्या? जो मेवातियों की अगर हम बात करें, इनका दमन क्यों करता है? ये मेवाती क्या करते हैं? हर रोज रात को बाहर निकलते हैं और दिल्ली में क्या करते हैं? लूटपाट मचाते हैं। इससे बलबन परेशान हो जाता है और बलबन जैसे इनको ढूंढने जाता है तो ये क्या करते हैं? यहाँ पे जंगल थे, जंगलों में जाके ये छिप जाते हैं और बलबन को ये मिलते हैं। तो बलबन भी क्या करता है? इन जंगलों को कटवा देता है और उसके बाद 1200 मेवातियों की हत्या कर देता है। और यहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने हरियाणा के जंगलों को कटवाया था?
क्वेश्चन क्या बनता है, दिल्ली के किस शासक ने हरियाणा के जंगलों को कटवाया था? तो कौन है, वो है बलबन। अब बलबन ने इनका भी यहां पे दमन किया। कठेर के हिंदुओं का इसने दमन किया और दो आपके क्षेत्र में जो व्यक्ति रहते थे उनका भी इसने क्या किया था, दमन किया था। और उसके बाद बात करें हम 1287 के अंदर बलबन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बलबन की मृत्यु कब होती है? तो बलबन की मृत्यु होती है जी 1287 के अंदर। तो एक बार फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट का टाइम है, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए जो जो लाइव है, और साथ में इसको शेयर भी कर दीजिए भाई। तो एक बार फटाफट से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला शासक कौन बनता है। तो अगला शासक बनता है 1287 में कौन, केकू बाद। कौन बनता है जी, केकू बाद बनता है। कब बनता है, 1287 के अंदर। और कब तक रहता है, 1290 के अंदर। उसके बाद अगला जो शासक बनेगा वो बनेगा क्यूमर्स। कब बनेगा, 1290 में। और कब तक रहेगा, 1290 तक।
तो सॉरी बच्चों, 2 मिनट आपके खराब कर दी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आगे। तो बात की जाए केकुबाद और क्यूमर्स की। तो हुआ क्या, जो केकुबाद है और क्यूमर्स है, ये महमूद और बुगरा खां के पुत्र थे। तो केकुबाद यहाँ पे क्या करता है, क्यूमर्स को ज्यादा अधिकार दे देता है शासन के अंदर, और शासन के अंदर ज्यादा अधिकार दिए तो क्यूमर्स क्या करता है, क्यूमर्स केकुबाद की हत्या कर देता है जी। उसके बाद फिर हम बात करें, इसका एक सेनापति था। सेनापति कौन था, अगर सेनापति की बात की जाए तो वो था जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी। कौन था, जलालुद्दीन खिलजी था जी। तो जलालुद्दीन खिलजी यहाँ पे शासक बना था। ठीक है, अब उसके बाद फिर बात करें हम, ये था इसका एक सेनापति। किसका सेनापति था ये था जी क्यूमर्स का। क्यूमर्स ने हत्या किसकी कर दी, केकुबाद की, और क्यूमर्स ने ज्यादा अधिकार किसको दे दिए, जलालुद्दीन खिलजी को। तो अब जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, जलालुद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी जी किसकी, क्यूमर्स की। और जलालुद्दीन खिलजी अब स्वयं शासक बनता है और गद्दी पे बैठता है। और किस वंश के साथ ये गद्दी पे बैठता है, तो ये बैठता है जी खिलजी वंश के साथ। तो खिलजी वंश के साथ जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है, शासक पे बैठता है, गद्दी पे बैठता है, और अपना जो शासन चलाता है वो कब से कब तक चलाता है, अगर इसकी बात करें तो 1290 से लेकर 1320 तक का क्या करता है, ये शासन चलाता है। तो यहां तक सब क्लियर है। जो अब हमारा जो कल का सेशन रहेगा वो किस पे रहेगा, वो रहेगा जी खिलजी वंश पे।
तो अब खिलजी वंश की बात की हमने, खिलजी वंश के बारे में हम कल पढ़ेंगे। दिल्ली वंश का सबसे छोटा वंश, दिल्ली सल्तनत का 1290 से 1320 तक। इसमें जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक शाह खिलजी यहाँ पे शासक बने। ठीक है, तो आज का हमारा जो सेशन था, हमने जो कल चर्चा की थी कि हमारा सेशन क्या रहने वाला है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। तो थ्योरी प्लस एमसीक्यू का हमारा सेशन रहने वाला था। थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली और अब हम क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। और एमसीक्यू में अगर आज हमारा टॉपिक देखेंगे हम कौन सा करते हैं, कौन सी आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आते हैं, कौन सी पीपीटी हमारे पास अवेलेबल है, वही आज हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो एक बार फटाफट से जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको चलो तो एक बार फटाफट से हम क्वेश्चन लगा देते हैं। और बता दीजिए फटाफट से। तो पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कौन सा है, फटाफट से ध्यान दे लीजिए। आज हमारी जो इंपॉर्टेंट बैटल है वो हमने यहाँ पे की है। तो पहला ही युद्ध है हाइडेस्पीज का युद्ध। कौन सा, हाइडेस्पीज का एक युद्ध हुआ था। अगर इस युद्ध की बात करें तो ये युद्ध कब हुआ था, अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो ये युद्ध हुआ था जी 326 बीसी के अंदर। कब हुआ, 326 ईसा पूर्व के अंदर हुआ। किस किस के बीच हुआ, राजा पोरस व सिकंदर के बीच हुआ था जी। राजा पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। इस युद्ध में जो पराजित हुआ था वो था राजा पोरस। इसमें पराजित कौन हुआ, राजा पोरस क्या गया था, हार गया था यहाँ पे। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे जैसे ही राजा पोरस हारता है और सिकंदर जीतता है तो सिकंदर का अधिकार हो जाता है राजा पोरस के क्षेत्र पर, और सिकंदर राजा पोरस से प्रभावित होकर इसका साम्राज्य इसे वापस लौटा देता है। क्यों, क्योंकि सिकंदर विश्व अभियान पे निकला था और आज तक उसका सामने करने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति था, वो था राजा पोरस। इसलिए इससे प्रभावित होकर इसका साम्राज्य वापस लौटा देता है। इस हाइडेस्पीज के युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं, जेलम का युद्ध। कौन सा, जेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध। किस किस नाम से जानते हैं इसे हम, जेलम का युद्ध, वितिस्ता का युद्ध, हाइडेस्पीज का युद्ध, जो किसके बीच हुआ था, राजा पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। यहाँ पे विजित कौन रहता है, सिकंदर हो जाता है, और पराजित कौन होता है, राजा पोरस यहाँ पे पराजित हो जाता है।
ठीक है, तो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे कौन सा शो होता है, कलिंग का युद्ध। तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए कलिंग के युद्ध से रिलेटेड जो जो फैक्ट आपको याद है। हाँ जी, कलिंग के युद्ध की अगर बात की जाए तो कलिंग के युद्ध की हम बात करें तो कलिंग का युद्ध कब हुआ, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कलिंग का युद्ध हुआ जी 261 ईसा पूर्व के अंदर। कब हुआ? 261 ईसा पूर्व के अंदर हुआ। कलिंग युद्ध की अगर हम बात करें तो कलिंग पर अटैक किसने किया था? अशोक ने किया था जी। किसने किया था? अशोक ने कलिंग पर अटैक किया था। कब? 261 ईसा पूर्व में। और इसे कलिंग नरसंहार के नाम से हम जानते हैं। यहां पे 1 लाख लोगों की क्या होती है? मृत्यु होती है जी। 1 लाख लोगों की क्या होती है? मृत्यु होती है। और 1.5 लाख व्यक्तियों को क्या कर लिया जाता है जी? कैद कर लिया जाता है कलिंग नरसंहार के अंदर। कलिंग का राजा कौन था? खारवेल। कौन था? खारवेल। तो जो कलिंग का युद्ध हुआ कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में हुआ। किस किस के बीच? मगध वंश का, सॉरी मौर्य वंश का अशोक था यहाँ पे शासक, जो बिंदुसार का पुत्र था। मौर्य वंश का आखिरी प्रतापी शासक जो 269 के अंदर क्या बना था? ये शासक बना था जी। कब बना था? 269 के अंदर ये शासक बना। और कब तक रहता है? 231 बीसी तक ये शासक रहता है। और इसकी अगर बात की जाए यहां पर, इसके पे अगर चर्चा करें तो अशोक था जो अपने 99 भाइयों की हत्या करके, क्या अपने 99 भाइयों की हत्या करके ये क्या करता है? गद्दी पे बैठता है। कौन? अशोक। इसके बाद हम बात करें, अशोक कलिंग युद्ध के बाद ही युद्ध नीति छोड़कर क्या अपनाता है? दम नीति अपनाता है। क्या करता है? दम नीति अपनाता है। और बौद्ध धर्म को क्या करता है? ये ग्रहण करता है। बौद्ध धर्म को अपना लेता है एक बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के समझाने पर। किसके? बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव में आकर ये जो अशोक था ये दम युद्ध नीति छोड़कर दम नीति अपना लेता है और बौद्ध धर्म अपना लेता है। अशोक के दादाजी थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था? जिन्होंने जैन धर्म अपनाया था। कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म अपनाया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और अशोक ने कौन सा अपनाया? अशोक ने अपनाया जी बौद्ध धर्म। और अशोक ने अपने 14 शिलालेख लिखवाए और एक शिलालेख में किसका विवरण मिलता है? कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है। बात करें हम अशोक के पुत्र और पुत्री की, पुत्री कौन थी? संघमित्रा। और पुत्र कौन था? पुत्र था महेंद्र। ये दोनों कहां पे जाते हैं? ये जाते हैं श्रीलंका। किस लिए? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तो ये थे कलिंग युद्ध से जुड़े कुछ रहस्य जो आज हमने उजागर किए हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए रावण का युद्ध। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रावण का युद्ध, जिसको हम राघो ब्राह्मण का युद्ध, ब्राह्मणवाद का युद्ध भी कहते हैं। तो बात की जाए रावण का युद्ध कब होता है, अगर इसकी हम बात करें तो रावण का युद्ध होता है जी 712 ईस्वी के अंदर।
कब होता है? 712 ईस्वी के अंदर होता है। किस किस के बीच यह युद्ध होता है? मोहम्मद बिन कासिम के बीच। मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर सेन के बीच। और राजा दाहिर के बीच 712 के अंदर ये युद्ध होता है, जिसे रागो ब्राह्मण का युद्ध, रावर का युद्ध, ब्राह्मणावाद का युद्ध हम इसे कहते हैं। इसी युद्ध के बाद, इस युद्ध में क्या होता है? दाहिर मारा जाता है। क्या हो जाता है? दाहिर मारा जाता है। दाहिर कहां का शासक था? तो दाहिर सिंध प्रांत का शासक था, जो वर्तमान में कहां पे पड़ता है? वर्तमान में पड़ता है पाकिस्तान के अंदर। सिंध प्रांत पे अधिकार हो जाता है मोहम्मद बिन कासिम का। और मोहम्मद बिन कासिम भारत में क्या करता है? पहली बार जजिया कर लगाता है जी। पहली बार क्या करता है? ये जजिया कर लगाता है। और जजिया कर किससे वसूला जाता है? तो ये वसूला जाता है जी गैर मुसलमानों से। किससे वसूला जाता है? गैर मुसलमानों से वसूला जाता है। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम यानी कि अरबों के द्वारा भारत में क्या क्या प्रयोग किया गया? तो इनके द्वारा क्या किया गया? ऊंट का पालन शुरू किया जी। उसके बाद खजूर की खेती इन्होंने की। ऊंट का पालन शुरू किया और खजूर की खेती की। किसके द्वारा? अरबों के द्वारा। मुसलमानों के द्वारा ही सिंधु नदी को इंदो नदी कहा जाता था। और इनके द्वारा ही हमें नाम क्या पड़ा हमारा? हिंदुस्तान। कौन सा नाम पड़ता है जी? हिंदुस्तान हमारा नाम दिया जाता है। किसके द्वारा? मुसलमानों के द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम का भारत में अटैक करने का उद्देश्य क्या था जी? उद्देश्य क्या था अगर बात करें? इस्लाम धर्म का प्रचार करना। इस्लाम धर्म का प्रचार करना। और उसके बाद यहां पे से धन दौलत लूटना। और भी मोहम्मद बिन कासिम और राजा दहिर सेन के बारे में बातें बहुत सारी हैं। तो अगर कंप्लीट इनके बारे में जानकारी चाहिए तो आप इसी के हिस्ट्री की प्ले लिस्ट में जाओ और वहां पे जाके देखो, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी है। जो पहला अरबों का हमला था, यानी कि पहला मुसलमानों का हमला कौन सा था? 712 का किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ये किया गया था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। फटाफट से कमेंट कर दीजिए, एक बार फटाफट से कमेंट कर दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए
जो लाइव है कि पेशावर का युद्ध कब हुआ। तो बात की जाए पेशावर का युद्ध कब होता है, 1001 में होता है पेशावर का युद्ध। इसे वेहिंद का युद्ध भी कहा जाता है, इसे पंजाब का युद्ध भी कहा जाता है। 1001 के अंदर अगर बात करें हम महमूद गजनवी की, किसकी बात करें, महमूद गजनवी का भारत पे क्या था, दूसरा हमला था जी। क्या था, भारत पे दूसरा हमला था। और इस टाइम पे पंजाब के जो शासक थे वो कौन थे, वो थे जयपाल। पंजाब के शासक कौन थे, जयपाल थे। और इस युद्ध के अंदर पराजित कौन होता है, जयपाल यहाँ पे हार जाता है जी। क्या हो जाता है, जयपाल हार जाता है, जयपाल पराजित हो जाता है। और जयपाल पराजित होने के बाद जयपाल क्या कर लेता है जी, जयपाल कर लेता है आत्महत्या। क्या कर लेता है, जयपाल आत्महत्या कर लेता है। इतिहास का एकमात्र ऐसा शासक जो युद्ध में हारने के बाद क्या करता है, सुसाइड कर लेता है शर्म के मारे। क्यों, क्योंकि बात करें हम महमूद गजनवी के किसके, पिताजी की। पिता कौन था, सुबतगीन। पिता कौन था जी, सुबतगीन था। और सुबतगीन की अगर हम बात करें, सुबतगीन 3 बार अटैक कर चुका है किस पे, जयपाल पे। और तीनों बार ही जयपाल क्या होता है, पराजित हो जाता है। और चौथी बार किसने पराजित किया, महमूद गजनवी ने पराजित किया। इसलिए ये सोचता है कि पहले मैं बाप ने हराया, अब किसकी बारी, पुत्र की बारी। ऐसे तो कभी मैं अपनी लाइफ में कामयाब हो ही नहीं पाऊंगा, ऐसे तो मैं जीत ही नहीं पाऊंगा। और आने वाली नस्ल मेरे बारे में क्या सोचेंगी, ये सोचकर जयपाल ने क्या कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी। तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए क्या यहां तक सब क्लियर है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये हम आज नहीं करने वाले क्योंकि ये क्वेश्चन लंबा चला जाएगा। तो आज हमने सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन किए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इतिहास की बैटल रही है। लगभग 15-16 बैटल हमने सिलेक्ट कर रखी है एक बार के लिए, पहले इनको कंप्लीट करेंगे, फिर इंपॉर्टेंट डेटों पे हम जाएंगे। तो अब हमारा टारगेट जो रहता है थ्योरी और एमसीक्यू रहेगा, थ्योरी प्लस डेट रहेगा। मतलब थ्योरी तो हम करें ही करेंगे, उसके साथ एक्स्ट्रा चीजें भी हम करते चलेंगे ताकि हमने जो कल टारगेट लिए थे उन टारगेट को हम अचीव कर सके। तो आज के सेशन के लिए को हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर इसी टाइम मिलते हैं। आज के लिए बाय बाय।